सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए एक बार फिर आपको जो पिछले लेक्चर में जहां हमने छोड़ा था, आज वहीं से फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जो भी प्रश्न रहेंगे आज हम उनको देखने वाले हैं। किस तरीके से आपका क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे वह भी हमारे साथ जुड़ जाएं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और निश्चित यहां से क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। तो आप धैर्य बनाकर रखिएगा और आराम से प्रश्नों को देखिएगा और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दो प्रश्न आपके सामने हमने लिए हैं, दोनों पर बात करेंगे। पहला छठा क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है HCF दिया गया है 120 और 225 बराबर कितना है, 15 है, तो एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। देखिए, कल हमने इस प्रकार के क्वेश्चन की बात की थी आपसे, उसमें हमने निकाला था, क्या निकाला था, उसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था। आज भी एलसीएम ही है। अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे हमारे साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन आप लगाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। किसी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ये आपसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है HCF दिया गया, आपको दो नंबर है आपके पास। HCF दिया गया दो नंबर का, 120 और 225 का। 120 और 225 का जो प्यारे बच्चों HCF दिया गया है वो आपको 15 दिया गया है। दो नंबर आपके पास है, दो संख्याएं आपके पास है, दोनों संख्याएं आपके पास दी गई हैं, उनका मासा जो है महत्तम समावर्तक जो है वो आपको 15 दिया गया है। तो एलसीएम आपको लघुत्तम समावर्तक जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, कितना होगा। तो कल हमने ऐसे प्रश्न की एक चर्चा की थी, आपके सामने एक प्रश्न हमने इसको सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चन नंबर जो था वो आपका 4 था। ठीक है, तो आइए देखिए, अब आपको यहां पर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एलसीएम बराबर किसका एलसीएम निकालना है, दो नंबर है आपके पास, इन दो नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम बराबर होता है क्या प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन की बात की थी। देखिए, फर्स्ट नंबर की बात करते तो 120 हो जाएगा, सेकंड नंबर की बात करते तो 225 हो जाएगा, और एचसीएफ की बात करते तो कितना है प्यारे बच्चों, 15 रहेगा। कितना रहेगा, 15 रहेगा। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो कंडीशन बचेगी उसका हम गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 15 से इसको ब्रेक करते हैं तो 15 से इसको 15 बार में हम काट सकते हैं, क्योंकि 15 का वर्ग ही होता है 225। तो 15 से 15 बार में ये कट जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 15 गुणा कर दीजिएगा 0, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 कम 15 3 18 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, जो एलसीएम रहेगा वो 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, कभी कभी क्या होगा, आपको यहां पर एलसीएम दे दिया जाएगा और आपसे एचसीएफ पूछ दिया जाएगा। कभी क्या होगा, एलसीएम दिया जाएगा और एचसीएफ दिया जाएगा और एक संख्या दी जाएगी, दूसरी संख्या पूछ देगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको आपको याद रखना है। ये आपका इस तरीके से प्रश्न जो है हल हो जाता है, प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर बार प्रश्न आता है, हर बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है
कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो है बन चुका है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो आइए, कहता है व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है आपको। 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो देखिए, एक नंबर आपको दिया गया है, फैक्टराइज रूप में उसको लिखा गया है। जरा देखते हैं कितना है। 12 गुणा 3 गुणा 12 गुणा 101, 3 गुणा 12 गुणा 101 है और प्लस 4 है। ये प्यारे बच्चों एक नंबर इस तरीके से हमें दिया गया है और बताना है ये नंबर जो है वो आपका अभाज्य है या भाज्य है। अब अगर बात करते अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए, अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उन 2 गुणनखंडों में आपका एक गुणनखंड जो होता है वो 1 होता है और एक गुणनखंड जो होता है वो स्वयं नंबर होता है। एक गुणनखंड जो होगा वो 1 होगा और आप कहेंगे सर ये एक तो सभी का गुणनखंड होता है। हाँ जी हाँ, एक तो सबका गुणनखंड होता है, लेकिन जो दूसरा गुणनखंड होगा वो स्वयं वह संख्या होगी। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगर बात करते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल सी परिभाषा इसकी भी है। जो संख्या भाज्य अभाज्य है, जो संख्या अभाज्य है, उसके अलावा जितनी भी संख्या हैं वो सभी की सभी संख्या हमारी क्या है? भाज्य है। या यूं कहें, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो संख्या हमारी क्या होती है? भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य होती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको क्या करना है? जो नंबर आपको दिया जाता है उस नंबर के आपको क्या करना है? फैक्टर कर देने हैं। क्या कर देने हैं? फैक्टर कर देने हैं। और अगर 2 से अधिक फैक्टर आते हैं तो वो संख्या आपकी भाज्य हो जाएगी। अगर 2 से 2 फैक्टर आते हैं, एक और स्वयं संख्या, तो वो संख्या हमारी अभाज्य हो जाएगी। इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आइए देखिए, यहां पर एक संख्या दी गई है, एक नंबर दिया गया इस तरीके से आपका है। यहां से हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? यहां से हम 4 कॉमन लेंगे। क्या? 4 कॉमन लेंगे। अगर आप 4 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, यहां 3 हो जाएगा, 3 4 का डिवाइडेशन 12 में है, तो 4 3 12 गुणा 101 हो जाएगा, प्लस यहां में 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है प्यारे बच्चों। तो सॉल्व जब करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई, देखिए हो जाएगा 3 3 9, कितना हो जाएगा? 9। 9 और 9 का गुणा कर लीजिए, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए 4 हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा कितना? 910, कितना हो गया? 910 हो गया। अब 910 ये हो गया है तो इसको फैक्टराइज अगर और करना चाहें तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। 910 है, इसको प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं कितना? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 13। ये कंडीशन हमारी रहने वाली है इस फैक्टर के लिए। देखिए 13 सत्ते 91, 91 में 10 का गुणा 910 हो जाएगा। तो आपको यहां क्या पता चला? क्योंकि जो संख्या है हमारी, जो संख्या यहां गुणा करने पर आएगी, इसका अगर गुणा कर देते हैं तो नंबर आ जाएगा। उसके फैक्टर अगर करते हैं तो ये फैक्टर बनने वाले हैं जो 2 से अधिक हैं। अगर 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं प्यारे बच्चों तो वो संख्या हमारी क्या होती है? भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर हमने बात की। आइए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कहता है 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न भी रहेगा आपका ये। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 2 नंबर है आपके सामने। क्या 2 नंबर है आपके सामने? एक संख्या 18 है और 117 है। क्या करना है आपको? इनके फैक्टर कर देने हैं। फैक्टर करेंगे तो देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 117 की बात करते हैं तो 13 निम्मा 117 होता है। 13 की टेबल में 117 आता है 9 टाइम्स में। 9 का फैक्टर करिएगा तो 3 × 3 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। यहां से अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों HCF की, किसकी? HCF की बात करते हैं तो 2 नंबर का HCF, कल भी हमने आपको बताया था जब 2 नंबर का HCF हम निकालते हैं तो जो कॉमन पार्ट होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, उन्हीं को हम लोग लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हीं को हम लोग लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर की अगर बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर में कौन आ जाएगा? तो देखिए 3 जो है 2 बार यहां पर है, 2 बार यहां पर, तो 3 का पेयर बन जाएगा, 3 का जोड़ा बनेगा। तो HCF जो रहने वाला है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या कहा है? आपसे प्रश्न में क्या कहा है आपको पता है? यहां से उसने कहा कि जो HCF है, जो HCF आपको दिया गया है 18 और 117 का जो HCF दिया गया है वो 18m - 117 दिया गया है। आप कहेंगे जी सब यही दिया गया है। प्रश्न में आपसे ये सीधा सीधा बताया गया है कि 18 और 117 का जो HCF है वो इस प्रकार से डिफाइंड है, इस प्रकार से लिखा गया है। लेकिन जब हमने दोनों नंबर का HCF निकाला, जब हमने दोनों नंबर का HCF निकाला तो कितना आया आपका? 9 आ गया। अब ये HCF इस HCF के इक्वल होगा क्योंकि दोनों जो HCF हैं वो उन्हीं संख्याओं के हैं, तो दोनों का HCF जो होगा वो इक्वल होगा, यानी दोनों HCF बराबर होंगे। तो जब दोनों HCF बराबर होंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं 9 = 18m - 117 हो जाएगा। अब इस 117 को आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9 + 117 = 18m हो जाएगा। इसमें जोड़ दीजिएगा तो 126 हो जाएगा। 126 = 18m हो जाएगा। यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो m का मान जब आप यहां से निकालिएगा तो m बराबर हो जाएगा क्या? 126/18। 18 सत्ते कितना होता है? 126, यानी m बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो m का मान आपको पता चल गया प्यारे बच्चों कितना है? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। अब यहां से हम अगर चाहें तो एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? एलसीएम भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कई तरीके हैं एलसीएम निकालने के, यहां से भी आप बना सकते हैं। जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिख दीजिए, जो बच जाता है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां से भी आपका बन जाएगा। दूसरा तरीका जो हमने अभी आपको बताया था, क्या? एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बटे HCF हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, HCF हो जाएगा। 18 और 117 का क्या लेना है? HCF लेना है। ठीक जी सर। अब फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो 18 है, सेकंड नंबर की बात करते 117 है, और HCF जो आपने निकाला है वही रख देना है। अगर यहां m वाला आप रखते हैं तो फिर यहां पर m की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब भी आपका 9 आएगा। तो यहां 9 ही रख देते हैं तो ये हो जाएगा 9। 9 से ये काट दीजिएगा, 9 2 जा 18, तो कितना हो जाएगा? 2 × 117। जब मल्टीप्लाई कराइएगा तो जाएगा कितना? 234। कितना? 234 जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एलसीएम जो निकल कर आएगा वो 2 3 4 जो होगा वो एलसीएम बन जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न की हम बात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, इस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा, आप हमारे साथ बने रहेंगे,
आपके लिए इसी तरीके का प्रयास हम करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 दो प्रश्न पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, जरा आपके सामने है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। और प्रश्न नंबर 10 भी आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए, कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए और उसकी पावर में कुछ दिया जाए, तो आपको यह बताना है क्या उसका जो लास्ट अंक है, यानी यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है, क्या वो शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। पहली बात तो आप ये समझिएगा कि शून्य बनता कैसे है। शून्य जो है वो कैसे बनता है। देखिए, शून्य जो बनता है हमारा, वो 2 और 5 के गुणनफल से बनता है। जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तो हमारा जो है एक शून्य बनता है। तो किस तरीके से इसको लिखकर डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से इसको आप दिखा सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं कि हमारा 6 की घात n का जो कोई भी अंक है वो क्या शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखिए, अगर हम शून्य की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, 10 मान लीजिए एक संख्या 10 है और इस 10 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 5 आता है। क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई 5 आता है। ठीक है, क्योंकि हमें इकाई का अंक 0 ही तो बताना है, इकाई का अंक 0 ही तो बताना है। तो 10 को हमने लिया है, तो 10 की बात अगर करें तो 10 जो बनता है वो 2 और 5 के गुणनफल से बनता है। अब अगर हम इस पर पावर n लगा दें प्यारे बच्चों, 10 की पावर n अगर लगाते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 टू पावर n। अब आप ये भी जानते हैं, जब दो नंबर गुणा में होते हैं और उन पर समान पावर होती है तो उनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और अलग अलग लिखे हो तो उनको मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं। ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां 10 की पावर n की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो जाएगा। जो इकाई अंक है वो के फैक्टर में 2 और उसके फैक्टर में 2 और 5 का होना अति आवश्यक होता है। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 है तो समझ जाइएगा कि उस संख्या की जो इकाई अंक होगा वो शून्य रहने वाला है। इस तरीके से तो नंबर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? 6 है। जो नंबर हमें दिया गया है 6 दिया गया है, इस 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अगर इसकी होल पावर n कर दें तो 6 टू द पावर n हो जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 की पावर n हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां आप देख सकते हैं, यहां पर 2 तो है, 2 तो आपका है, लेकिन यहां 3 है, यहां 5 है। शून्य बनाने के लिए 5 और 2 का होना अति आवश्यक होता है। 2 तो यहां पर है लेकिन 3 यहां पर, 5 यहां पर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अतः, या ऐसे लिखिएगा, चूंकि 6 के गुणनखंड में 2 है पर 5 नहीं है, 2 है पर 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको
इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अभी हमने आपके सामने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराया था, उसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को भी हल करना है, क्योंकि यहां पर 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य हैं, भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो क्यों का जवाब आपको मैंने बता ही दिया था, क्यों भाज्य है किस लिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 2 संख्या यहां पर हैं, तो दोनों को अलग अलग हम देखने वाले हैं। एक संख्या मान लेते हैं क्या यहां पर 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। यहां से आपको क्या करना है, 13 जो है वो आपका कॉमन मिल जाएगा, उभयनिष्ठ है, इसको बाहर लिख लीजिए। तो 13 गुणा क्या बनेगा, यहां से 13 निकल जाएगा तो 11 7 77 प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 13 गुणा 78 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज और कर दीजिए तो 13 6 78 हो जाएगा, 13 गुणा 2 गुणा 3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब यहां पर आपको लिखना है क्या, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। संख्या के कितने गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। और संख्या के जब 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए संख्या क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। आइए इसका जो अगली जो नंबर दिया गया उसको भी देख लेते हैं, इसकी बात करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 7 से शुरुआत है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना है 5। इस तरीके से आपका लिखा गया है। ठीक, अब यहां से अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 5 कॉमन लेंगे। आप 5 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 6 7 42 गुणा 4 3 12 4 3 12 12 3 36। ये आप ऐसे रखिएगा, 6 चौक 24 24 दूनी 48 3 144 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 6 42 और 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 4 28 और 2 30 और 7 एकम 7 3 10 प्लस 1 हो जाएगा 5 गुणा 1009। देखिए अब अगर आप 1009 को फैक्टराइज करना चाहें तो इसके फैक्टर काट सकते हैं। वैसे भी अगर यहां पर हम गुणा में 1 लिख दें, मल्टीप्लाई 1 कर दें, तब भी इसके 3 गुणनखंड हैं। क्या है, 3 गुणनखंड है। और अगर इसके 3 गुणनखंड है मतलब हम कह सकते हैं कि संख्या क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपका बनेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही हल करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आइए बात करते हैं। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं। एक लड़की है सोनिया नाम की, उस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, ठीक है।
एक वृत्ताकार पथ है, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, रवि भी चलता है और आपकी एक लड़की जो है सोनिया भी चलती है। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने के लिए यहां तक पहुंचने में 18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि रवि को एक चक्कर पूरा करने के लिए 12 मिनट का समय लगता है। तो आपको बताना यह है कि दोनों इस बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे, या कितने समय बाद मिलेंगे, या कहें कितने चक्कर के बाद मिलेंगे, ये प्रश्न आपका है। तो जो समय दिया गया है प्यारे बच्चों, उस पर बात करते हैं। क्या है, उस पर बात करते हैं। अगर बात करते 18 मिनट की, यहां पर दिया गया 18 मिनट और दिया गया 12 मिनट। इस कंडीशन में अगर बात करते इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 और यहां इसके फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3। इसका हमें एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बार है, तो यहां 3 × 3 यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है। अब देखिए अगर बात करते हैं 36 मिनट में, 36 मिनट हो जाएगा। 36 मिनट बाद दोनों जो हैं प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, सोनिया द्वारा लगाए चक्कर, तो 36 मिनट बाद मिल रहे हैं, यानी 36/18 हो जाएगा। तो 36 यानी 2 चक्कर हो जाएगा। और रवि की अगर बात करते हैं, रवि कितने चक्कर लगाएगा, तो 36/12 यानी 3 चक्कर। यानी जब रवि जो है वो 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया जो है वो 2 चक्कर लगा लेगी, तब जाकर दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज आपके लिए इतना ही रखते हैं। 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इन 2 प्रश्नों को आप ट्राई कीजिएगा और इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इन दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13, 2 प्रश्न आपके सामने हैं, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13। इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनका आंसर क्या बनेगा। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि इनका आंसर क्या है, इनका सॉल्यूशन जो है, इनका सॉल्व जो है वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आगे के जो भी प्रश्न रहेंगे उनको मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। इन 2 प्रश्नों का पहले आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो फिर से आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। पढ़ते रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा।